कई बार ऐसा लगता है कि ये जॉब टैक्स कंसल्टेंट का है, जबकि एक्चुअल में जॉब तो उनका होता है, करना हमें होता है कि उसको कंपाइल कैसे करना। सर आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी इस फील्ड में आने के लिए? सर इस फील्ड में बिल्कुल आप ये कहेंगे मेरी पैराशूट लैंडिंग है। जी। मैं 12th साइंस करने के बाद मैंने मेडिकल के टेस्ट जो हर बच्चा देता है बायो थी, वो जी। सीपीएमटी, पीएमटी दी। सीपीएमटी मेरा हुआ भी था, पर उस कारणवश महाराष्ट्र में तब लातूर भूकंप आया था। ये 92-93 की बात है, तो वहाँ कुछ कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए। जैसे कि आपने लॉ और फाइनेंस दोनों में आप है, तो सबसे ज्यादा आपके लिए टफ कौन सा रहा? कि एक कानून एक किताब है, किताब इन द सेंस कि आपको उसमें डायरेक्शन है कि आपको ऐसा चलना है और ऐसा नहीं चलना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सर जैसे कि अभी बीच में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम पे टैक्स का इम्पैक्ट क्या रहा और आपने उस टाइम पे क्लाइंट को कैसे हैंडल किया? डिमोनेटाइजेशन मेरे को पता है अच्छी तरह से। मेरे ख्याल से 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने घोषणा की थी। पैसा बढ़ा, लोग घबरा गए, लोग लाइनों में खड़े थे, भूखे प्यासे कई लोग 24 घंटे खड़े थे। जो छोटा आदमी था वो तो बहुत डर गया था कि मेरे बड़ी मुश्किल से इतना पैसा बचा रखा है। आपने एक पॉपुलर बीच में न्यूज लाइन में बहुत, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे पेपर मीडिया हो, आया था पॉपकॉर्न पे, पॉपकॉर्न पे एग्जैक्टली कि पॉपकॉर्न बहुत ज्यादा, तो वो लोगों को हंसी का पात्र बन गया था कि भाई पॉपकॉर्न बिना नमक की 5%, वो कैरमल वाली हो जाएगी तो उसपे 12%, और आपको उसके साथ बेचोगे तो 18%। तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो टैक्स रेट बहुत थी, तो सरकार का ये वेलकम डिसीजन है। अगर सागवाड़ा में कहें तो सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन करता है? देखो सर, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि जैसे किसी महिला से उसकी उम्र पूछना। सर आज की डेट में गांव में लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लोन पे गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वो बेटर है या ऐसा भी करना बेटर है? नहीं, लोन पे गोल्ड बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए सर, 100% मेरा इसमें डिनायल है। अभी आप रिसेंटली यूरोप गए थे शायद, जी। तो वहाँ का कल्चर और यहाँ का इंडियन का कल्चर में कोई डिफरेंस आपको दिखने को मिला? यूरोप के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में अगर व्यक्तिगत बात करें तो वहाँ सारे लोग, मेरे को ऐसा लगता है, आइसोलेटेड रहते हैं। आई मी और माई सेल्फ वाला फंडा वहाँ ज्यादा लगता है, और यहाँ अपन वी अवर सेल्फ अवर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है इंडिया का। ऐसे देश में कौन से 3 लीडर होंगे जो जीडीपी बढ़ाने में सबसे अच्छे साबित हुए हुए और गिराने में? लीडरशिप जो भी इंडिया को मिली है, वो उनमें कुछ क्वालिटी थी तभी उनको लीडरशिप मिली है। सर सागवाड़ा में आपकी एसोसिएशन है खुद की, तो अभी आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं और पहले कितने करते थे? सर मैंने तो सफर अकेले से ही शुरू किया था। मेरे ऑफिस का वकील भी मैं ही था, बाबू भी मैं ही था, और चपरासी भी मैं ही था। ठीक है, अब मेरे साथ करीब 15 लोग जुड़े हुए हैं। सारे लोग टीम में भी हम काम कर रहे हैं, और भगवान की दया से काफी लोगों का आशीर्वाद हम पे है। सर आपके पास अगर 0 पैसा होता तो आप कौन सा बिजनेस करते पहले? 0 पैसे से वैसे तो बिजनेस तो स्टार्ट होता नहीं है, पर अब जमाना चेंज हो गया, पहले तो नहीं होता था। आजकल तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे कई लोगों ने अपने ऐप बनाए हैं। जी। उसमें डील करते हैं, ऐप के लिए बहुत नॉमिनल पैसे लगते हैं, ऐप पे ही सारा ग्रोसरी बेचते हैं, ये बेचते हैं। लास्ट सर हमारा आपसे यही क्वेश्चन है, आपकी फिटनेस का राज क्या सर? अरे सर क्या बात कर दी। फिटनेस का राज तो थैंक यू एक तो कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिटनेस का राज तो मैं यूं नहीं कहूंगा, हाँ, पर ये है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं जितना ज्यादा मस्त रहूं, टेंशन और चिंताओं को थोड़ा सा दूर भगाता हूँ। ये जरूर है कि साल में 5-6 महीने मेडिटेशन करता हूँ, कभी कभार 2-3 महीने वॉक का भी चांस, मेडिटेशन तो नहीं कहूंगा, योगा करता हूँ। और जितना टाइम मिले, जब भी मिले, जब हमारा ये पिक टाइम नहीं होता तब शरीर के पीछे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, और मस्त रहना सबसे बढ़िया है। खान पान का तो खैर ध्यान रखना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने टैक्स और कंसल्टेंट और एडवोकेट की दुनिया तक ही सीमित नहीं, वो सोशल वर्कर भी हैं और क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत आगे हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ है आज ललित जी पंचाल, जो टैक्स कंसल्टेंट की दुनिया में बहुत आगे है और सागवाड़ा की सबसे जाने मानी ब्रांड के बारे में भी उनको कहा जाता है। सर आज की डेट में टैक्स कंसल्टेंट के बारे में अगर देखें तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि नंबर, बोरिंग ऑडिट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन में एक्चुअली है क्या? बिल्कुल सही सर। आजकल जो टैक्स का फील्ड हमारा है, उस टैक्स के फील्ड में एक चीज ये है कि
लोगों को लगता है कि स्पेशली मैं इस क्योंकि मैं वागड़ एरिया के हमारे सारे क्लाइंट हैं, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा लगता है कि ये जॉब टैक्स कंसल्टेंट का है, हुँ, जबकि एक्चुअल में जॉब तो उनका होता है, करना हमें होता है कि उसको कंपाइल कैसे करना। जी, एक्चुअल में टैक्स प्रोफेशन जो है उनको यही माना जाता है कि ये भाई इनको करना है कि हम चीज़ें लाके दे देते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजिंग जॉब इसलिए है क्योंकि एक छोटी-सी चीज़ बहुत भारी नुकसान क्लाइंट को दे सकती है। दूसरी वजह ये कि टैक्स कंसल्टेंट ऐसा नहीं है कि खाली नंबर का गेम है, उसके पीछे बहुत बड़ी लायबिलिटी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है क्लाइंट के पीछे। क्लाइंट एक फेथ लेके आता है हमारे पास। जी, क्लाइंट जब आता है तब उसके मन में बहुत ढेर सारी आशंकाएँ होती हैं, एक डर होता है, एक तनाव होता है। तो मैं यूँ सब मानता हूँ कि टैक्स कंसल्टेंट ऐसा नहीं है कि मैंने राय दे दी खत्म कर दिया। उसको जी, साइकोलॉजिकली भी हमें डील करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो कोई एक नोटिस आ गई, तो हो सकता है उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाए। हुँ, क्योंकि स्वास्थ्य के बाद फाइनेंस ही ऐसा फील्ड है जिससे आदमी बहुत ज़्यादा घबराता है। जी, तो साइकोलॉजिकल भी हमारा जो प्रोफ़ेशन है, उस प्रोफ़ेशन में केवल ऐसा नहीं कह सकते कि बोरिंग जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है। हुँ, बोरिंग हाँ, ठीक है, हमारा डेस्क वर्क होता है तो ज़रूर कुछ बोरिंग लग सकता है, पर क्लाइंट से अगर हम डील करते हैं, जी, तो जो उसकी अपेक्षाएँ हैं, जो उसके चैलेंजेज़ हैं, जो उसकी शंकाएँ हैं, जो उसका फ़ियर है, डर है, उसको कैसे कॉप अप करना, उसको कैसे शांत करना। कई बार आते हैं तो हम उसको समझाते हैं कि भई तू तेरा सब हो जाएगा, इसमें कहीं फांसी की सज़ा नहीं है। टैक्स लॉ में किसी एक गलती के लिए किसी भी तो सबसे बड़ा चैलेंज यही लगता है। बाकी ठीक है कुछ मायनों में आप कह सकते हैं पर हमारा तो इंटरेस्ट है, हम इस फ़ील्ड में हैं तो हमें तो बोरिंग नहीं लगता है एटलीस्ट जी, तो। जी, सही कहा। हाँ। सर आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी इस फ़ील्ड में आने के लिए? सर इस फ़ील्ड में बिल्कुल मैं आप ये कहेंगे मेरी पैराशूट लैंडिंग है। मैं बिल्कुल इस फ़ील्ड के लिए अनजान था, क्या पता कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जब मैंने मेरा स्कूलिंग किया उसके बाद तो मैं साइंस स्टूडेंट था। जी, मैं 12th साइंस करने के बाद मैंने मेडिकल के टेस्ट जो हर बच्चा देता है बायो थी, वो जी, सीपीएमटी, पीएमटी दी, सीपीएमटी मेरा हुआ भी था। हुँ, पर उस कारणवश महाराष्ट्र में तब लातूर भूकंप आया था। हुँ, ये 92-93 की बात है, तो वहाँ कुछ कारण से जॉइन नहीं कर पाए। फिर राजस्थान का जो आरपीएमटी होता था उसमें मेरा बहुत कम मार्क्स से रह गया और जी, मैं क्लियर नहीं कर पाया उसको। जी, उसके बाद थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि बहुत मेहनत की थी, तो फिर मैंने बीएससी बायो से किया। मीनव्हाइल हमारी फ़ोटोग्राफ़ी की शॉप थी, तो फ़ोटोग्राफ़ी भी करता था, प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र। आज बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ कि कई क्लाइंट जो मेरा आज इनकम टैक्स में उनकी शादियों की फ़ोटोग्राफ़ी मैंने की है। ओके, तो उसके बाद फिर वापस ड्रॉप हुआ 1 साल का, फिर किसी ने बताया लॉ करो फ्रेंड सर्कल में, तो लॉ किया और मीनव्हाइल तब एमबीए बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा था। जी, 98-2000 की बात करें तो फिर मैंने आरमेट दिया, मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया, एमबीए फाइनेंस में किया। मेरे एमबीए करने के बाद मैंने सोचा था कि अब शायद सागवाड़ा से मेरा नाता छूट जाएगा, जी, क्योंकि सागवाड़ा में कोई एमबीए का स्कोप नहीं है, कोई एमबीए को शायद तब बहुत कम लोग जानते थे कि एमबीए होता है, अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। जी, और तब भी पॉपुलर था पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें पेरेंट्स और फैमिलीज़ में और छोटे एरिया में नहीं था। तो तब कुछ फैमिली हर्डल्स ऐसी हुई, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मेरे पिताजी ने कहा कि यार तू सागवाड़ा में कुछ कर। हुँ, तो मीनव्हाइल तब वहाँ इनकम टैक्स की एक स्कीम निकली थी 1/6 करके कि अगर आपके पास ये 6 चीज़ें हैं तो आपको आईटीआर भरना है। ओके, तब वर्ल्ड बैंक और का शायद वो इकोनॉमिक फोरम पे सरकार ये साबित करना चाह रही थी कि हमारे पास इतने रिटर्न फाइलर हैं। ओके, तो वो 2C फॉर्म निकला तो वो मेरे एक फ्रेंड थे टैक्स कंसल्टेंट उन्होंने कहा कि यार ये फॉर्म भर बैठा है तो क्या कर रहा है? हाँ, तो ये ओवरनाइट 300-400 लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया। मैंने 300-400 लोगों के फॉर्म भरे, तो मुझे लगा कि ये अच्छा फील्ड है। तो मैंने कभी इनकम टैक्स का आई तब नहीं देखा था, तब तो आरएसटी का ज़माना था, राजस्थान सेल टैक्स का, तो वो भी नहीं पढ़ा था। पर समहाउ मैं फील्ड में आ गया और आज तक ना किसी के पास आर्टिकलशिप की है, ना किसी के पास टैक्स के लिए मैं एज़ अ सबऑर्डिनेट रहा हूँ। हुँ, पर मेरे सारे सीनियर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, बताया। शुरू के 6-7 साल, 8 साल तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाला फेज़ था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट कर रहा हूँ कॉमर्स का जॉब और जी। लॉ पढ़ी थी, तो इनकम टैक्स लॉ ऐसा चीज़ है कि इतना जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे चैलेंजेस रहे, पर ठीक है, सबके आशीर्वाद से अब सब ठीक है, चल रहा है सर। तो ये बहुत से स्टूडेंट साइंस के बाद डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। जी। आपने टैक्स कंसल्टेंट और एडवोकेट का ही फील्ड क्यों चूज़ किया? मैं आपको फिर बता दूँ, वही वर्ड बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं चुना, कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि जो मैं इस फील्ड में आ गया। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं कि साइंस सब्जेक्ट जो है, नेचुरल बात है कि वो अपना मैं बायो में था तो
सारा अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो साइंस में रहते हुए मैंने एक चीज़ महसूस की कि साइंस हमें लेबर सिखा देती है, नो डाउट। मैं बहुत लेबर से बहुत मेहनत करके, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को लेबर बहुत करनी पड़ती है। जी, जी। सबसे टफेस्ट है, क्योंकि सारा जो क्रीम मास है पहले वो साइंस लेता है, 9th और 10th के बाद। जी, फिर उसमें से उसका कंपटीशन होता है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ज़रूर, और कॉमर्स फील्ड में मैं जब एमबीए में करने गया, तो एमबीए में मेरे पास एचआर और मार्केटिंग भी थी। पर मैंने सोचा एचआर कोई ऐसा चैलेंजिंग जॉब नहीं है, मेरे को हमेशा चैलेंजेस पसंद है। तो मैंने जब एमबीए फाइनेंस सोचा, तो मेरे को लगा कि यार फाइनेंस में पढ़ूंगा कैसे, जिंदगी में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा। हम्म, तो फिर मैंने सारा 11 से लेके बीकॉम तक के सारे अकाउंट्स और वो सब एक साथ पढ़े, हम्म, कुछ बुक्स को, क्योंकि मुझे कोई एग्जाम नहीं देना था, नॉलेज लेना था। तो वो मतलब उसमें फिर मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जी, तो कॉमर्स में आने के बाद, जब मैं एमबीए करने के बाद, जब मेरे को लगा कि मेरे को ये इनकम टैक्स का फील्ड लिखना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस इस वजह से है इस फील्ड का, जो मेन बात आप पूछना चाह रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ, कि एमबीए फाइनेंस होने की वजह से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ, क्योंकि जो चीजें मुझे व्यवहारिक साइंस स्टूडेंट होने के नाते नहीं पता थी, मुझे सब एमबीए फाइनेंस होने के नाते सब पता चल गई। जी। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ इसको, और मैं करूंगा। ये सर जैसे कि आपने लॉ और फाइनेंस दोनों में आप हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए टफ कौन-सा रहा? देखो सर, इसको टफ और उसकी डेफिनेशन में तो अपन नहीं जा सकते, क्योंकि लॉ चीज है वो, आप लॉ का जैसा सब समझते हैं, लॉ मतलब लीगल, लीगल मतलब आपके पास एक आप इसको लॉ को आसान भाषा में, अपन एक नॉर्मल आदमी के एंगल से समझा रहा हूँ, कानूनी भाषा में तो नहीं समझाऊंगा, हुँ, कि एक कानून एक किताब है। किताब इन द सेंस कि आपको उसमें डायरेक्शन है कि आपको ऐसा चलना है और ऐसा नहीं चलना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हुँ, तो अब आपको उस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जी, उस लॉ को कैसे समझना है, क्योंकि लॉ की प्रत्येक लाइन अपने आप में एक डिक्शनरी है, जी, और लॉ का प्रत्येक एक वर्ड जो है, उस वर्ड पे पूरा फैसला इधर से उधर हो जाता है। जी, सही। तो कानून बनाने वाले बहुत बुद्धिमान लोग हैं। हुँ, तो लॉ का जो एक है कि वो सारा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है उसकी, और लॉ बना हुआ पहले से, आपको उसको समझना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, व्यवहारिक जीवन में उतारना कैसे है। हुँ, फाइनेंस में ऐसा मानता हूँ कि फाइनेंस जो वर्ड अपने आप में है, वहां सब कुछ एग्जैक्ट है। वहां 2+2 4 ही होगा, वह 2+2 नेवर इट विल बी 5। लॉ में आपके इंटरप्रिटेशन पे कई चीज और सर्कमस्टेंशियल होता है, वहां लॉ परिस्थिति जन्य होता है। हो सकता है एक परिस्थिति में कोई एक छोटी सी एरर की वजह से फैसला अलग आता है, और एक सेम परिस्थिति में कोई एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो लॉ का फैसला अलग आ जाता है। तो लॉ फाइनेंस दोनों को क्लब नहीं कर सकते, पर हमारा फील्ड ऐसा है कि जिसको हम लॉ और फाइनेंस दोनों क्लब कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हालांकि सीए स्टूडेंट सारा लॉ पढ़ते हैं, हुँ, पर उनका मेन मोटो फाइनेंस की ओर जाता है। जी, और मेरा ये प्लस पॉइंट रहा कि मैं लॉ के साथ साथ एमबीए फाइनेंस होने की वजह से फाइनेंस को भी उसी तवज्जो से पढ़ा और लॉ को भी उसी तवज्जो से पढ़ा। सही। तो लॉ में हो सकता है कई ग्रिप में मुझे इस चीज का एडवांटेज मिलता है। जी, और नो डाउट सीए टफेस्ट एग्जाम है, मैं उनका ऑनर करता हूँ। पर मैं कभी सीए बनूं उस टारगेट से मैं कभी इस फील्ड में आया नहीं। मैं तो लॉ और एमबीए फाइनेंस में था तो इस फील्ड में आ गया। ओके। सर जैसे कि अभी बीच में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम पे टैक्स का इम्पैक्ट क्या रहा और आपने उस टाइम पे क्लाइंट को कैसे हैंडल किया? देखो सर, बहुत टफ टाइम था। डिमोनेटाइजेशन मेरे को पता है अच्छी तरह से। मेरे ख्याल से 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने घोषणा की थी, और बहुत टफ टाइम था हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से मैंने, मेरा खैर यूं तो नहीं कह सकता बहुत लंबा चौड़ा जीवन है, पर मेरे जीवन में मैंने फाइनेंशियल नाम पे इतनी बड़ी चेंज और इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा डिसीजन नहीं देखा। लोग पैसा बढ़ा, लोग घबरा गए, लोग लाइनों में खड़े थे, भूखे प्यासे, कई लोग 24 घंटे खड़े थे। जो छोटा आदमी था वो तो बहुत डर गया था कि मेरे बड़ी मुश्किल से इतना पैसा बचा रखा है। तो वो जो टाइम था मेरे को अच्छी तरह से याद है। मेरे घर का मुहूर्त भी था तब 22 तारीख को। तो उस टाइम में क्लाइंट का जो फियर था, डर था, वो एक्सट्रीम लेवल का था। उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे को जहां तक ध्यान है, मैं खुद ही 4-5 दिन तक उसको मैं ढंग से सो नहीं पाया था। रात को 12 बजे भी फोन आते थे, 2 बजे भी फोन आते थे। जी, तो क्लाइंट को पेशेंस से जवाब। अब डिमोनेटाइजेशन जो डिसीजन अच्छा था, बुरा था, लोग आज तक समझ नहीं पाए कि कितनी करेंसी वहां आरबीआई में जमा हो गई। गवर्नमेंट आज तक उसको रिवील नहीं कर पाई। परसेंटेज में करती है 98, 99.99,
जी। कितना फायदा देश की इकोनॉमी को हुआ वो तो नहीं कह सकते, पर टाइम टफ था और जितने क्लाइंट थे उनके मन में एक डर जरूर था। हालांकि लोगों ने बाद में परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए, सरकार ने भी कई चीजों में फिर ढिलाई दी, लास्ट बहुत लंबे टाइम तक नोटें चेंज होती रही और ठीक है, अब समहाउ जो हो गया वो हो गया, ठीक है, अभी ठीक है परिस्थितियां। जीएसटी सर लागू हुआ तो एक आम जनता को जीएसटी किसे समझाए? देखो सर, जीएसटी जब लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने मिडनाइट को इसको लागू किया, रात को 12 बजे। आम जनता को मतलब जीएसटी अपन समझाएं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में लोग टैक्सेशन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनकम टैक्स को जीएसटी में मिला देते हैं, जीएसटी को इनकम टैक्स में मिला देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में मिला देते हैं। जीएसटी बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो जो गुड्स आप बेचोगे या जो सर्विस सेवा दोगे उस पे सरकार ने जीएसटी इंपोज किया है। वो आपके ट्रांजेक्शन पे टैक्स है, आपके इनकम पे टैक्स नहीं है। तो जीएसटी सरल भाषा में अपन ये कहें कि जो भी गुड्स आप बेचते हैं व्यापारी, अब एक आम व्यक्ति के लिए तो ये हुआ कि उसको खरीदना है, तो खरीदना है तो वो जहां से भी लेगा तो उसको जीएसटी पेड ही मिलेगा। तो आम व्यक्ति को तो ये जरूर कहूंगा कि अगर आप देश के उसमें हिस्से में भागीदार बन रहे हैं तो आप जरूर इनवॉइस लें, और इनवॉइस लेने से ही जीएसटी की रेवेन्यू बढ़ेगी। और जीएसटी वैसे तो व्यापारियों को ज्यादा समझने की जरूरत है, आम व्यक्ति को तो उस एंगल से समझने की जरूरत रहती है कि भाई हमारा टैक्स हम क्यों दे रहे हैं, कैसे आ रहा है, कहाँ लग रहा है, हमारी जेब से कैसे निकल रहा है। तो उस नाते यही है कि आप जो चीज खरीदोगे या आप जो सेवा लोगे जहां पे जीएसटी आपको लग रही है वो आपको जीएसटी पे करनी है। जैसे कि अभी जीएसटी पे रिफॉर्म हुआ है, 5% और 18% पे नो जीएसटी समथिंग है, तो क्या ये मूव ऑन सही है उनका? बिल्कुल सर, मैं ऐसा मानता हूं कि जो अभी वाला सरकार ने जो मूव चलाया है, देखो सर, जीएसटी क्या है कि जब से लागू हुआ तब से बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है गवर्नमेंट ने। मैं बिल्कुल पहले भी कई मंचों पे बोल चुका हूं मैं, क्योंकि जीएसटी पे कई बार बोलने का अवसर मिला है मुझे जी। मैं टैक्स बार में प्रेसिडेंट था तब भी, और आरटीसीए में हूं तब भी, और कई लेवल पे मैं मेल करता हूं, ट्विटर पे भी हूं, मैं सरकार को भी कई लेटर लिख चुका हूं। जीएसटी मेरा ऐसा मानना है बहुत अधूरी तैयारी से सरकार ने लगाया। जीएसटी आज भी 2017 से 2025 में, मैं आज भी ये मानता हूं कि पहले वो बच्चा था, अभी 9 साल का लड़का ही है अभी जीएसटी मैं मानता हूं कि मैच्योर नहीं हुआ। तो जीएसटी की जो मूल भावना थी वो अभी भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है चैलेंज में है, अधूरी है, कई सारे रिफॉर्म्स अभी, पर ठीक है। अब जो सरकार ने इसको जैसे 2.0 से प्रचारित किया, बहुत वेलकम डिसीजन है, क्योंकि जो अच्छा होगा उसके लिए, जब मैंने बुराई की तो बुरा भी बोला और अच्छा है तो अच्छा बोलूंगा मैं जी। क्योंकि मेरा बीइंग टैक्स कंसल्टेंट मेरा दायित्व भी है कि मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कहूं। तो जो टैक्स रेट बहुत सारे स्लैब थे पहले, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था, फिर सेस भी थे, ज्वेलरी पे 3% है, हालांकि वो तो अभी एज इट इज है। तो अभी सरकार का जो कदम है, तो जो अभी आपने मेरे से इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि एक आम आदमी, तो आम आदमी साला कंफ्यूज हो जाता था, उसको ही लगता था कि जैसे बहुत आपने एक पॉपुलर बीच में न्यूज लाइन में बहुत, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे पेपर मीडिया हो, आया था पॉपकॉर्न पे एग्जैक्टली कि पॉपकॉर्न बहुत ज्यादा, तो वो लोगों को हंसी का पात्र बन गया था कि भाई पॉपकॉर्न बिना नमक की 5%, वो कैरमल वाली हो जाएगी तो उसपे 12%, और आपको उसके साथ बेचोगे तो 18%। तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो टैक्स रेट बहुत थी, तो सरकार का ये वेलकम डिसीजन है कि उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड किया। अभी वर्तमान में 5% और 18% और 40% 3 रेट कर दी। तो जो आइटम तंबाकू और ये और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है उनको सबको 40 में डाल दिया जी। जो 28 में थे उनको सबको स्लैश डाउन करके 18, तो नेचुरल है सबको फायदा मिलेगा जिसमें बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सब है। जो 12 में थे उनको सबको कम के 5 किया, और कुछ आइटम जैसे पहले मतलब पराठों पे और उनपे भी टैक्स था 5% 12% अलग अलग, जो एक मूलभूत चीज है जिसको कहते हैं रोटी जी जी। तो उसमें भी सरकार ने उसको एग्जम्प्ट कर दिया, तो वेलकम डिसीजन है। कपड़े में ऐसा था कि कपड़ों जूतों में, रोटी कपड़ा मकान तीनों में फर्क तो आएगा जी। मकान के लिए जो सीमेंट की आयरन की चीजें जो 28 में थी उसको 18 कर दिया जी। अब ये है कि इसका सरकार अभी तय कर रही है कि एक आम आदमी तक ये फायदा कैसे पहुंचे, तो सरकार डोर टू डोर जा भी रही है, अच्छा डिसीजन है और निश्चित तौर पे ये अच्छा मूव है
टैक्स रेट कम होने से लोगों को फायदा जरूर होगा और मिलना चाहिए। हालांकि टैक्स रेट ज्यादा लगाएगी सरकार ने वो तो पर ठीक है, कम किया उसका वेलकम है। हाँ, वही बढ़ा के कम किया एग्जैक्टली हाँ, बढ़ा के कम किया पर कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, ये वाली बात होगी। अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा कुछ टीका टिप्पणी करी हो कि आपने कुछ टैक्स को लेके कि यहाँ पे ये गलत है, तो कभी ऐसा उनका रिप्लाई आया ऐसा कुछ? नहीं, रिप्लाई तो नहीं आता है। एक बार जरूर फाइनेंस मिनिस्ट्री का मेरे को रिप्लाई आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें ये पर्सनल मेल पे भेजें, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इशू है। एक बार मतलब जब लास्ट टाइम मैंने ट्वीट किया था, थोड़े तीखे होते हैं, पर यही अपने लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि कभी इस तरह से कुछ हुआ नहीं। तो मैंने मजाकिया वे में जरूर मैडम को एक बार ट्वीट किया था कि जब वो न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम लाए और उसमें बहुत सारी वैरायटी कर दी, तो मैंने ये ट्वीट किया था। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई आप एक जो नारी हमारी सम्माननीय है, पर वो हमेशा उसकी मूलभूत आदत होती है कि वैरायटी ढूंढती है। तो मैडम आपने हमें टैक्स में भी वैरायटी दे दी ओके कि ये न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम। तो ठीक है, हंसी का था, ऐसा कुछ अब आया नहीं। बाकी एक बार जरूर मैंने कुछ कहा था, तो वहां से मुझे ट्वीट जरूर आया था कि आप मेरे को पर्सनल ये भेजे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया था। अब आज के डेट में बहुत से स्मॉल बिजनेस हैं, अब स्मॉल बिजनेस वाले जीएसटी चेंजेस को कैसे हैंडल करेंगे? सर देखो, स्मॉल चेंजेस में मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से कहीं ये आवाज पहुंचती है, तो मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि स्मॉल तो ज्यादातर जीएसटी कंपोजिशन में है। कंपोजिशन ऐसा है कि जहां सेल पे आप 1% दे दो और वो, तो वहां कंपोजिशन में इन टैक्स रेट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जो स्मॉल लेवल का बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और जो राजस्थान के अंदर ही व्यापार कर रहा है, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, जी या जिस स्टेट में रह रहा है उसके अंदर ही व्यापार कर रहा है, वो कंपोजिशन ऑप्ट करता है। तो वहां ये टैक्स रेट का इतना ज्यादा चेंजेस उसको मिलेगा नहीं। हाँ, जरूर जिनको इनपुट आउटपुट करते हैं और कंपोजिशन डीलर को, तो बेचारे को मैं ऐसा मानता हूं कि टैक्स रेट से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो 28% का आइटम था वो 18 हो गया, तो उसकी एमआरपी सरकार कम करा रही है कि भाई 22 सितंबर से आप एमआरपी कम कर दो। उसको भरना तो 1% ही है टैक्स, जी और उसकी एमआरपी है क्योंकि उसके तो माल आ गया। जो नॉर्मल डीलर है हमारे इसमें, कंपोजिशन के अलावा जो दूसरे डीलर होते हैं जो नॉर्मल जिसमें इनपुट आउटपुट करते हैं, तो उसको इनपुट वाले को तो नुकसान नहीं होगा, उसको इनपुट मिल जाएगा जो उसने टैक्स पे किया। पर ये टैक्स पे करके आया, तो आपके इस मंच के माध्यम से कंपोजिशन डीलर के लिए मैं सरकार से कहूंगा भी सही कि उनको अगर कोई राहत मिल सकती हो। हालांकि टेक्निकली लॉ में मैं लॉ को देख रहा हूं तो मुश्किल है, मेरी मांग पर सरकार है, कर सकती है तो ज्यादा बढ़िया है। पर छोटे व्यापारी को तो ज्यादा इतना कोई फायदा नहीं है, और जरूर ये जनता को, आम जनता को फायदा मिले इसलिए सरकार सुनिश्चित कर रही है। पर जो लोग नॉर्मल डीलर हैं उनको कोई नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो टैक्स दिया उसका इनपुट उनके पास रह जाएगा। जी मैंने ये ट्वीट भी किया था और एडवाइजरी भी जारी की थी कि आपके पास जो इनपुट पड़ा है वो इनपुट आपके पास रहेगा, जो आने वाला टैक्स है उसमें एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तो टैक्स रेट कम होने से एक छोटे व्यापारी को जो नॉर्मल इस ऑप्शन में, उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। कंपोजिशन डीलर के लिए जरूर चिंताजनक चीज है। जैसे कि ये जीएसटी रिफॉर्म हुआ अभी, उसमें 5% और 18%, उसके बाद कुछ दुकानदार परेशान भी है, कुछ दुकानदार खुश भी हैं, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? देखो, आप इस पैराडॉक्स को ऐसा ले सकते हैं कि दुकानदार तो खुश उस नाते हैं कि उनको एक उम्मीद है कि अभी इंडिया में फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि, दीपावली, और पूरा इंडिया जश्न मनाता है। और अगर उसके हिसाब से देखें, कंज्यूमर के हिसाब से, तो कंज्यूमर को इनवाइट करने का काम किया है गवर्नमेंट ने। तो छोटा व्यापारी या छोटा, तो वो इस वजह से खुश है कि इस वजह से मेरी ग्राहकी बढ़ेगी, क्योंकि एक ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट बाइंग के लिए, परचेसिंग के लिए क्रिएट हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, दूसरी चीजें हो, छोटी छोटी चीजों में भी हो गया है। तो उसको कहीं ना कहीं होप है कंज्यूमर को, मुझे अब फायदा मिल रहा है तो मुझे जाना चाहिए। जी तो वो एक बेनिफिट व्यापारी को मिल सकता है। और जहां तक मैं मानूं नुकसान की बात, तो नुकसान मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में डिस्क्राइब कर ही दिया है जी कि कंपोजिशन को नुकसान जरूर है डीलर को। बाकी व्यापारी खुश मेरे ख्याल से इसी हिसाब से हो रहा है कि उसको बढ़ेगी। पर ये है कि बाइंग कैपेसिटी इसमें जरूर मायने रखती है जी कि भले आप रेट कम कर दो, पर मेरे पास खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो सरकार, मेरे को ऐसा लगता है कि उस और भी काम कर रही है बाइंग कैपेसिटी बढ़ाने की। अगर सागवाड़ा में कहें तो सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन करता है? देखो सर, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि जैसे किसी महिला से उसकी उम्र पूछना जो कभी नहीं बताती। वैसे भी मैं किसी व्यक्ति का नाम मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? उसकी वजह है कि हमारा
प्रोफेशन है वो आपको गोपनीयता बनाए रखनी है। जी तो सागवाड़ा का सबसे बड़ा टैक्स पेयर तो नहीं कह सकते, पर सागवाड़ा में अधिकांश लोग जो हैं वो अच्छे टैक्स पेयर हैं। सागवाड़ा जो है बेसिकली और आसपास का एरिया वागड़, ये सारे लोग ज्यादातर एनआरआई हैं या इनका व्यवसाय बाहर से है, बॉम्बे से, सूरत से, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, बड़ी सिटीज में, बेंगलोर में यहाँ के काफी बच्चे हैं, जी मेट्रो सिटीज में काफी बच्चे हैं, दिल्ली में काफी बच्चे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सागवाड़ा है एडवांस। तो सागवाड़ा के जो लोग हैं वो थोड़ा सा टैक्स पे में इन कंपैरिजन टू, मतलब जो दूसरी सिटीज है मैं जाता हूँ देखता हूँ, जी तो इतने ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते हैं। जहां उनको लगता है टैक्स बन रहा है तो पे करना है हमें, तो टैक्स पे करते हैं। जी। तो सागवाड़ा स्मार्ट मानता हूँ टैक्स पे के मामले में। किसी टैक्स पेयर का नाम तो नहीं बता सकता। तो सगड़ा में कितने परसेंट कह सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे होंगे, अगर बिजनेसमैन होंगे तो सारे टैक्स पेड करते, या एक रेशो मान के चले 100 में देखो से? देखो सर, ऐसा है कि अभी ये रेशियो आपने जो पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे कंट्री में अभी 7 से 8% लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जी पूरी कंट्री में 7 to 8%। और टैक्स पेयर जो है वो 2 से 3% है। जी क्योंकि मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि एक जमाने में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो बीजेपी का ये विरोध था कि ये इनकम टैक्स जो है कि इतने कम लोग दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का व्हाइट एलिफेंट है, सफेद हाथी है, जिसको पालना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस टैक्स को एबॉलिश कर देना चाहिए। पर अब डे बाय डे इसकी अवेयरनेस बढ़ी, अब टैक्स पेमेंट ज्यादा होने लग गया, अब लोग टैक्स पेमेंट भी करते, तब तो बहुत कम था। जी तो अब अगर आप रेशो से समझ ही गए होंगे कि मैं सागवाड़ा के लिए क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब कंट्री में 7% है तो सागवाड़ा में यूं नहीं कह सकते कि अपन सारे। पर हाँ, जिनकी लाइबिलिटी आती है, सागवाड़ा का टैक्स पेयर मैं इस मामले में अप्रिशिएट करूंगा कि जहां उसकी लाइबिलिटी बनती है वो कोशिश करता है कि जो टैक्स के दिए हुए तरीके उनसे कैसे बचाऊं। वो उसका हक है, कानूनी हक है। टैक्स प्लानिंग उसका कानूनी हक है। टैक्स चोरी में ज्यादा विश्वास नहीं करता है। ठीक है, जो छोटे टैक्स पेयर है उनका सरकार ने ही माफ कर रखा है, जिसका 40 लाख से नीचे टर्नओवर है आप जीएसटी मत लो। जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, जैसे अब इस साल से 4 लाख हो गई, पहले 3 लाख थी, वो रिटर्न मत भरो, तो वो नहीं भरते हैं। पर रेशियो समहाउ वो जो कंट्री का है वैसा ही सागवाड़ा में, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है सर, अंग्रेजों की जो कर व्यवस्था थी और अभी के टैक्स में क्या फर्क ज्यादा हो रहा है? देखो सर, ये तो अंग्रेजों की कर व्यवस्था तो बिल्कुल भी अनाचार वाली थी, अत्याचार वाली थी। अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम तो मतलब फोर्सफुली लागू था। आपकी इच्छा हो नहीं हो, आपको डंडे मार के लगान वसूलना, औड़े जी मार के टैक्स वसूलना, वो वाला मामला था। तो वैसा तो नहीं है। मेरे टैक्स सिस्टम पे, मेरे देश का जो टैक्स सिस्टम है उस पे मेरे को गर्व है, क्योंकि पूरा लोकतांत्रिक तरीके से है। सारी व्यवस्थाएं दे रखी है कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है, और मतलब ज्यादातर तो आपका ये सेल्फ असेस है सर, जी कि आप खुद अपना आकलन करें, अपना टैक्स देवें ईमानदारी से। जी तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेसिस पे है। तो पूरा लोकतांत्रिक प्रणाली पे है इंडियन टैक्स सिस्टम जो है। ये जरूर है कि मल्टीपल टैक्स सिस्टम को जाके जैसे अभी जीएसटी को यूनिफॉर्म किया उन्होंने, एक्साइज वगैरह, वेट, लोकल स्टेट के जो टैक्सेस थे उनको सब मिला के मर्ज करके जीएसटी बनाया, सर्विस टैक्स को भी उसमें मर्ज कर दिया। वैसे भी अभी सुधार की जरूर आवश्यकता है, पर फिर भी चाहे इनकम टैक्स लो हो, चाहे जीएसटी लो हो, बिल्कुल शांति से होता है, सेल्फ असेस्ड होता है। आपका असेसमेंट का तरीका सरकार ने डेवलप किया है। कुछ चीजें जरूर हो सकती हैं कि सरकार उसमें बहुत बेरुखी से उसको पालना कराना चाहती है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। जी पर ठीक है, मेरे टैक्स सिस्टम पे मुझे गर्व है। अंग्रेजों के सिस्टम से इसकी बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, उससे तो बहुत कई गुना ज्यादा अच्छा है। अब कुछ सैलरी एम्प्लॉय होते हैं उनके, जैसे कि आपने कहा टीडीएस का और पीएफ के बारे में हमने डिस्कस करी थी, तो कहीं टीडीएस भी कटता है तो कहीं पीएफ भी कटता है, तो दोनों चीजें समझ में नहीं आई। एक सैलरी एम्प्लॉय के लिए ऐसा क्यों? सैलरी एम्प्लॉय के लिए सब देखो, टीडीएस जो है वो एक्चुअल में आपका एज ए एडवांस टैक्स है, इनकम टैक्स। टीडीएस के जनरली सैलरी के केस में, वैसे टीडीएस जीएसटी में भी होता है और कहीं एक्ट में भी होता होगा, पर टीडीएस का जो आप कंसेप्ट पूछ रहे हैं वो सैलरीड में उसके इनकम टैक्स की लायबिलिटी बाद में एक साथ नहीं आ जाए, यूं करके गवर्नमेंट टीडीएस का प्रोविजन रखती है कि भाई आपकी सैलरी 10 लाख है, 11 लाख है, अगर आप पे 50,000 60,000 टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो आपका हम सैलरी में हर मंथ 2-4 हजार 5,000 काट लें, ताकि आपको एक साथ 60,000 का बर्डन नहीं आए। ओके तो वो टीडीएस उसके लिए प्रोविजन किया गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन है। अब आ रही बात पीएफ की, तो पीएफ तो एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया। प्रोविडेंट फंड है, वो उसके भविष्य निधि जिसको कहते हैं, वो उसके फ्यूचर के लिए होता है। तो वो एक फंड बना हुआ गवर्नमेंट का ही है, जीपीएफ है जैसे, और प्राइवेट फंड भी हैं।
जिसमें आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जो पर्सनल लोग भी खाते खुलवा सकते हैं, तो उसमें आपके फ्यूचर के लिए जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो सारी मनी एक्यूमुलेट होती है और उस पे उसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो एज पर नॉर्म्स है, एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, एज पर जो प्रोविडेंट फर्म के नॉर्म्स हैं, जी। उसके हिसाब से उसको मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ओके। पीएफ की कटौती अलग है और टीडीएस सैलरी दोनों अलग है। तो जैसे कि सर, जैसे गवर्नमेंट के टेंडर बेसिस पे कुछ एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं, तो एक ही टेंडर होता है गवर्नमेंट का जो बहुत सी कंपनियों को दिया जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपनियां टीडीएस देती है और कुछ कंपनियां पीएफ देती है, जबकि टेंडर एक होता है, तो ये डिफरेंस क्यों? नहीं, जैसे पीएफ के जो प्राइवेट जो प्लेसमेंट एजेंसी, अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं, जी। तो प्लेसमेंट एजेंसी में बेसिक लॉ है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से नीचे है, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, तो आपको पीएफ काटना है। ये लॉ है पीएफ ओके। का। 15,000 से ऊपर है तो वो वॉलंटरी है, वहां से डिक्लेरेशन दे सकता है कि मेरी सैलरी मंथली 15,000 से ऊपर पीएफ नहीं काटना है। ओके। तो जो आप गवर्नमेंट के एक टेंडर में ये हो रहा है, एक टेंडर में वो हो रहा है, तो वहां परिस्थिति कैसी है, सैलरी का कितना है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्या है, दोनों पे डिपेंड करता है। सैलरी जब कट सर होती है, देन उसमें भी टैक्स पेड करते हैं ऑलरेडी। तो एक सैलरी वाला बंदा ऑलरेडी टैक्स पेड कर चुका हो, तो उसके बाद वो मार्केट से किसी और चीज को परचेस करता है, तो वो वहां पर भी टैक्स पेड करता है, तो डबल टैक्स वाला सिस्टम नहीं हुआ। ये चीज ये एक कॉमन मैन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा किया कि आपने ये पूछा। कॉमन मैन के नाते ही मैं समझाऊंगा। सैलरी वाला आपने पूछा, पर मैं इसको बिजनेसमैन और सैलरीड और सबके लिए, कॉमन मैन के लिए बता दूं। देखो, जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इनकम टैक्स जो है वो आपकी जो नेट इनकम, आपकी जो शुद्ध आय है, चाहे वो सैलरी से हो चाहे बिजनेस से हो, उस पे लगता है। मतलब इनकम टैक्स का ही मतलब है कि इनकम, जो आपकी इनकम वॉट एवर यू अर्न, अगर बिजनेस है तो आपने सारे खर्चे निकाल के जो इनकम कमाई उस पर टैक्स देना है। अब बाजार में मैं जाता हूं तो मैंने जो कमाया उस पर तो मैंने टैक्स दे दिया। अब जो बाजार में जाता हूं तो मैं खरीदता हूं तो वहां टैक्स फिर क्यों, आपका सवाल ये है। जी। तो वहां फिर टैक्स इसलिए है कि वो लॉ ही अलग है। वो आपका ट्रांजेक्शन पे टैक्स है कि भाई मैं कोई वस्तु अगर लेने जा रहा हूं तो उस वस्तु पे जो टैक्स सरकार ने किया है। अब ये ऐसा डबल टैक्सेशन क्यों है, तो वो तो अब लॉ है, इस क्यों का जवाब तो मैं नहीं कर सकता, पर समझा सकता हूं कि दोनों अलग कैसे हैं। जी। तो जो जीएसटी है वो बेसिकली आपका गुड्स एंड सर्विस जो आप मार्केट से सीधी ले रहे हैं उस पर टैक्स है। अब मैं इसका आपके क्वेश्चन को थोड़ा मैं ही घुमा देता हूं कि अगर मान लो मैं इनकम टैक्स पे ही नहीं हूं हम्म। और मैं खरीदने जाता हूं, तो जो खरीद पे जो टैक्स है मुझे वो तो देना ही दोना ऑनेस्टली। जी। तो इनकम टैक्स अपने आप में अलग हो गया। अब मैं इनकम टैक्स पे ही हूं, मैंने बताया रेशो बहुत कम है, 7% पूरे इंडिया में, और टैक्स पे 3-3.5%, जी। 4%। तो अब मैं अगर जाता हूं तो मेरी इनकम पे जो मैंने कमाया, जो मेरी शुद्ध आय है, अगर मेरी सैलरी से है तो सैलरी में कोई ज्यादा इतने खर्चे अलाउड नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो भी मिलते हैं वो कर करा के जो बनता है उस पर टैक्स सैलरी दे देता है। वैसे ही बिजनेसमैन अपनी इनकम में जो उसने कमाया उसमें सारे खर्चे उसके बिजनेस के लिए जो उसने किए वो निकालने के बाद जो प्रॉफिट रहा उस पर इनकम टैक्स दे देता है। और जीएसटी जो है बेसिकली वो ट्रांजिशन पे, आप वो उस वस्तु पे है, वो उस सेवा पे कर है, वो आपको पे करना है क्योंकि लॉ है। आज की डेट में बहुत से लोन ले रहे हैं, और गांवों में ऐसा है कि हर व्यक्ति आईटीआर का यूज सिर्फ लोन लेने के यूज करता है, तो ये आईटीआर फाइल आम इंसान के लिए सिर्फ लोन के लिए तक ही सीमित है। वागड़ में तो जैसे जरूर कुछ मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि आदमी, देखो सर, लोन ऐसी चीज है कि लोन कई लोगों के लिए सपना होता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए, हाउस लोन के लिए हो। अब लोन के लिए रिटर्न भरना तो वो केवल इसलिए होता है, उसकी वजह ये होती है कि लोन बिना रिटर्न के होता नहीं है आजकल। बाकी रिटर्न केवल लोन के लिए भरना वो मिसकंसेप्शन या वागड़ में ही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आईटीआर की ज्यादा महत्ता कोई समझता नहीं है। जी। उसको ये लगता है कि यार मेरे ये काम अटक गया है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहले आप किसी एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट, सीए को पकड़ो, रिटर्न करा दो और जी। लोन ले लो। जी। अब रिटर्न के अलावा, लोन के अलावा बहुत सारे यूजेज लोगों को पता नहीं है। रिटर्न के अलावा बहुत सारे यूजेज ऐसे हैं कि ये आपका एक तो लीगल कॉम्प्लायंस है। लीगल कॉम्प्लायंस अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको मानना है। दूसरा, अभी ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की जो सरकार ने सीमा तय कर रखी है, तो उसके मापदंड में भी आपकी इनकम, पहले तो क्या तहसीलदार और उनका सर्टिफिकेट लग जाता था इनकम का, वो वेरिफिकेशन का सिस्टम लगभग बंद हो गया है। जैसे अब आपकी इनकम 8 लाख से नीचे है तो उसका प्रूफ आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न ही है कि भाई मेरी 8 लाख से नीचे है। ऐसे ही अगर मान लो किसी का न करे नारायण कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए और उसको कोई दुर्घटना बीमा लेना है,
कि भाई इसकी दुर्घटना, तो उसमें क्लेम का प्रोसेस होता है कि इसके आदमी की इनकम कितनी है जी और ये अगर इतने साल तक जीवित रहता तो कितना कमाता है, उसके हिसाब से क्लेम मिलता है। जी तो उसमें भी रिटर्न के लिए चाहिए, आजकल विदेश जाने के लिए आईटीआर चाहिए, तो इनकम प्रूफ भी है। अब आजकल एक बड़ा इशू टर्म इंश्योरेंस को लेके ही है, लोगों में अवेयरनेस अब वागड़ में फैल रही है कि मेरे यार 20 लाख का बीमा है पर मेरी कैपेसिटी या मेरी वर्थ 50 लाख की है, या मेरा 1 करोड़ का बीमा लेना है, तो वहां पे आपकी 1 करोड़ के लायक बीमा है कि नहीं है। तो नंबर्स ऑफ यूजेस हैं, इनकम टैक्स रिटर्न केवल लोन के लिए अब नहीं रहा, क्योंकि अब उसका मतलब व्यापकता बढ़ गई है। आज के डेट में सर हर कोई सेविंग करना चाहता है, तो जी। कॉमन लोग सेविंग के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है, गोल्ड या एसआईपी? देखो ये आप बिल्कुल तैयारी करके आएंगे लगता है मेरे को कि सारी चीजें आप वागड़ से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ की जो प्रैक्टिस है वो निश्चित मैं मानता हूँ कि लोगों का अपने यहाँ की इन द सेंस वागड़ क्या पूरे इंडिया का फेथ, क्योंकि एक गोल्ड से अलग ही लगाव है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई नहीं बचा है। तो गोल्ड और एसआईपी की तुलना अपन उस ढंग से करें कि आज गोल्ड, कई लोग सोचते हैं कि मैंने इतने में लिया, आज एक 30 एक 35 है, तो उस नाते हो सकता है, पर ओवरऑल अगर गोल्ड का रिटर्न जब से आप देखें तो 6-7%, 8% से ज्यादा नहीं बैठता है। एसआईपी के रिटर्न 11-12% तक बैठते हैं, पर दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। गोल्ड के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी गोल्ड खरीदना हो इसलिए बड़ा ह्यूज मनी आपको अभी इन्वेस्ट कर देनी है। जी ये गोल्ड का एक माइनस पॉइंट है, गोल्ड इन्वेस्ट करना। अब गोल्ड का घर में अगर कोई सुरक्षित स्थान नहीं तो चोरी का भी डर है, जैसे तो गोल्ड के मैं माइनस पॉइंट बता रहा हूँ, प्लस तो बता दिया कि भाई मिलता तो है पैसा। कह सकते हैं कि आप गोल्ड ऐसी चीज है कि एक बार अगर आपने 1 तोला 2 तोला 5 तोला ले लिया तो अगला मूड बनाने के लिए वापस टाइम लग जाता है। जैसे तो ये सब अपने गोल्ड के रेस्ट्रिक्शन है। गोल्ड के फायदे जरूर ये हो सकते हैं कि मेरी स्टैंड लिक्विडिटी है, मेरे को आज बेचना तो अभी मैं जाऊं तो 1 सेकंड में पैसा ले आऊं, ये उसका प्लस पॉइंट है। अगर किसी के पास व्यवस्था है तो सुरक्षित रख भी सकता है। और गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल घर में उसका स्थान अलग ही है, दिमाग में भी स्थान अलग है। और एसआईपी को मैं मानूं तो एसआईपी कई महीनों में अच्छी है। उसके भी नेगेटिव्स हैं, जैसे गोल्ड के मैं जरूर गिनाऊंगा। एसआईपी है कि आपके पास छोटा पैसा है, 1000 रुपया तो भी एसआईपी कर सकते हो, 2000 तो भी कर सकते हो। एसआईपी ऐसा नहीं है, एसआईपी को कहीं लेने जाना नहीं है। एसआईपी एक बार ले लिया आपने, अच्छे कंसल्टेंट से मिलकर आपने अगर कोई एक अच्छी एसआईपी कर ली तो आपके बैंक से रेगुलर कट सकता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, जैसी जैसी आपकी कैपेसिटी। जी एसआईपी को थोड़ा सा लिक्विडेट नहीं कर पाते जल्दी, वो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहता है, पर एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है और उसका रिटर्न जो है आज की तारीख में एसआईपी का 10 से 12% बैठ रहा है। जी और मार्केट भले कितना भी वोलेटाइल हो, आप निफ्टी को देखें या इसको देखें, बीएसई सेंसेक्स को देखें, तो ठीक है कभी नीचे आता है, पर ओवरऑल उसका देखें तो आज निफ्टी का 24-25 हजार पहुंच गया, 2-3 हजार से कभी स्टार्ट हुआ था। तो अगर अपन सोचें लॉन्ग टर्म की, अगर किसी की प्लानिंग है कि मेरे को आने वाले 10-15 साल के लिए, तो 100% एसआईपी से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। बेवक रहा है उसमें। शॉर्ट टर्म है, आपकी कोई प्लानिंग ऐसी है जिसमें आपको लगता है, हालांकि अब गोल्ड बहुत ऊंचा चला गया, अब तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि अभी थोड़ा ठहरे रुके। जी बाकी ठीक है, एसआईपी आदमी को करनी चाहिए क्योंकि छोटी बचत का काम है और आप कर सकते हैं। सर, आज के डेट में गांव में लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लोन पे गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वो बेटर है या एसआईपी करना बेटर है? नहीं, लोन पे गोल्ड बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए सर, 100% मेरा इसमें डिनायल है लोन पे गोल्ड। क्योंकि आप जो, मैं आपको कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन जो रेट है 6 से 7%, जी अब इन्फ्लेशन 6 से 7% और गोल्ड का रिटर्न 6 से 7%, 8% आज तक का बैठ लो। अब ठीक है, ओवरनाइट किसी का अभी जैसे बीच में 6 महीने पहले 90,000 था और अभी सब 1,30,000 हो गया, तो अचानक इतना हो गया, तो वो बूम कभी सट्टा है मिल गया, हमेशा नहीं मिलता है। और पिछले 10-12 साल में खैर गोल्ड बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया, पर फिर भी ओवरऑल गोल्ड का इतना ज्यादा रिटर्न नहीं है और लोन लेके तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सर। और मैं फिर कह रहा हूँ एसआईपी प्रेफरेबल है क्योंकि छोटा इन्वेस्टमेंट है, 1000-2000 से शुरू करो मंथली, आपकी छोटी इनकम वाला आदमी भी उसको कर सकता है। तो कॉमन मैन के लिए अगर जिसकी सैलरी 20,000 हो तो उसको कितने एसआईपी से शुरुआत करनी चाहिए? 1000 रुपये ठीक है, 500 रुपये से भी कर सकता है, 1000 रुपये से। पर 1000 रुपये इसलिए ठीक कहता हूं मैं, एसआईपी 1000 रुपये में से उसको फायदा है कि अगर वो यंग एज में है, तो जैसे आज मैं ऐसा मानूं कि अगर यंग चैप कोई 20-22 साल 24 साल का लड़का है, तो उसको आज ही एसआईपी 1000 रुपये की करनी पड़ेगी, कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो 40-50 ईयर का होगा या 60 ईयर तक जाएगा, जब उसका रिटायरमेंट वो प्लान कर रहा होगा, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो सोच नहीं सकता। ओके, तो आज के डेट में अगर कोई कॉमन मैन अगर इन्वेस्टमेंट में प्लान करता है
तो सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करता है? जैसे गाँव में लोग या तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मिस्टेक कहाँ करते हैं? देखो सर, मिस्टेक तो जहां तक मैं मानूं कि मिडिल क्लास की बहुत बड़ी भारी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या करते हैं कि जो भी कमाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लानिंग 1 लाख वाला कमाए वही कर सकता है, 20,000 वाला कमाए वो भी प्लानिंग कर सकता है। जी अपने यहाँ सिस्टम क्या है साहब कि खूब मेहनत करो, कमाओ, खर्च करो, जो बचा उसको या तो एफडी में लगा दो या कहीं अपने मिलने वाले को दे दो या किसी के वहां जमा कर दो, छोटा मोटा इंटरेस्ट देता है। उसका कोई बजटिंग या प्लानिंग नहीं होता है। जी अपने यहाँ हर छोटे अमाउंट का प्लानिंग कभी कोई व्यक्ति सोचता ही नहीं है। वो एक ट्रैक पे चला रहा है, एफडी कर दो, ये कर दो, गोल्ड ले लो, बच्चे के लिए ये है। अगर 25 साल का उम्र का लड़का अगर कहे कि मुझे क्विक पैसे कमाने, तो क्या होगा? देखो सर, क्विक पैसा तो मैं तो मानूंगा नहीं कि क्विक पैसे का कोई फॉर्मूला है ही नहीं दुनिया में। आपकी मेहनत, आपका डिवोशन, आपकी लगन, वो जरूर। पर अब जमाना थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर क्विक उसको कमाना है तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एआई का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनसे हेल्प मिलके कई ऐसे एग्जांपल हैं जो बड़े बने हैं। पर उसमें भी डेडिकेशन, लगन, उसकी नॉलेज और उसका उस प्रोफेशन या उस सर्विस या जो भी वो कर रहा है उसके प्रति समर्पण चाहिए। तो बाकी क्विक पैसा जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। अभी आप रिसेंटली यूरोप गए थे शायद, जी। तो वहाँ का कल्चर और यहाँ का इंडियन का कल्चर में कोई डिफरेंस आपको दिखने को मिला? यूरोप के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में अगर व्यक्तिगत बात करें तो वहाँ सारे लोग, मेरे को ऐसा लगता है, आइसोलेटेड रहते हैं। आई, मी और माई सेल्फ वाला फंडा वहाँ ज्यादा लगता है। और यहाँ अपन वी, अवर सेल्फ, अवर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है इंडिया का। जी तो बहुत अच्छा है। अपने यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा रिच है, आत्मीयता है, स्नेह है, प्रेम है। और वहाँ मेरे को लगा एकाकीपन ज्यादा है। और ठीक है, बाकी किस इकोनॉमिक उसमें देखें तो नो डाउट वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अपन डेवलपिंग कंट्रीज हैं। पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली बात तो है ही है। दिल में तो वही बसा हुआ है। ऐसे देश में कौन से 3 लीडर होंगे जो जीडीपी बढ़ाने में सबसे अच्छे साबित हुए और गिराने में? लीडरशिप जो जो भी इंडिया को मिली है, वो उनमें कुछ क्वालिटी थी तभी उनको लीडरशिप मिली है। पर जहां तक मैं जीडीपी बढ़ाने की बात करूं तो अपन आजादी से चले तो वहां से चलते हैं। अभी तक का जीडीपी गिराने वाला तो मैं किसी को नहीं मानता हूं, क्योंकि वो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सबने अपने सामर्थ्य और अपने नॉलेज और अपने कर्म भूमि के हिसाब से काम किए हैं, जहां जहां जो क्षेत्र में जो लोग थे। जी पर अच्छे रिफॉर्मर में ऐसा मानता हूं कि जब इंडिया आजाद हुआ तब नेहरू जी ने जो बागडोर संभाली, और कई परिस्थितियां अपन सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कि हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी। तो उस टाइम में उन्होंने जो भारी उद्योग लगाए, हैवी इंडस्ट्रीज लगाए, और पीएसयू जिसको कहते हैं, नवरत्न कंपनियां बनाई उन्होंने। एग्रीकल्चर में भी बहुत काम किया। एक तरह से मिक्स इकोनॉमी उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। जी और उन्होंने उस टाइम में बहुत बड़े डिसीजन जो लिए वो उस परिस्थिति के हिसाब से बहुत बेस्ट थे। उसके बाद कई लीडर आए जिन्होंने अपना अपना दिया। सबसे बड़ा गेम चेंजर मैं इंडिया के लिए मनमोहन सिंह का काल मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि वो एक बहुत सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट थे। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने बहुत भली भांति से सोचा समझा। जी वो एक विजन लेके चले। उन्होंने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे सारी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया। जी आप खुद अगर सोचें किसी 91, क्योंकि मैं तो 91 में 20 साल का था, 21 साल का हूँ, 21-22 साल का, तो मैंने जो उससे पहले का पीरियड देखा और उसके बाद का आज का दे रहा हूँ, तो जिस ढंग से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है 91 से बाद, उसके बाद के भी सारे लीडर, मैं ऐसा किसी को कहूंगा नहीं, क्योंकि जीडीपी तो कोई गिराना ही नहीं चाहेगा, जी जी क्योंकि सारे लोग जो जिम्मेदार सीट पे बैठे हैं। तो मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज थी, वो पॉलिसीज आज तक उसका इफेक्ट है। उसने पूरे इंडिया को ग्लोबल बना दिया। आज अपन कह रहे हैं कि देश की जो इकोनॉमी है और जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए अपन। जी तो उसमें कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी का रोल मानता हूँ। उसके बाद नो डाउट सबने अपने सामर्थ्य से काम किया। राजीव जी आईटी और टेक्नोलॉजी को लाए। जी वाजपेयी जी ने पूरा मूवमेंट चलाए शाइनिंग इंडिया करके, और उन्होंने छोटे उद्योग को देश में जो व्यापार देशवासियों के लिए, देश के लिए हुआ है, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने लाए। अभी वर्तमान में मोदी जी की जो एफर्ट्स हैं, मेक इन इंडिया वगैरह, वो सब डेवलपमेंट की ओर ही हैं। जी कुछ चीजें जरूर
हर लीडर से प्लस माइनस होती है, पर उसका कहीं उनका बैड इंटेंशन नहीं होता है। सर सागवाड़ा में आपकी एसोसिएशन है खुद की, तो अभी आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं और पहले कितने करते थे? सर मैंने तो सफर अकेले से ही शुरू किया था। मेरे ऑफिस का वकील भी मैं ही था, बाबू भी मैं ही था और चपरासी भी मैं ही था। ठीक है, अब मेरे साथ करीब 15 लोग जुड़े हुए हैं। सारे लोग टीम में भी हम काम कर रहे हैं और भगवान की दया से काफी लोगों का आशीर्वाद हम पे है। पर ये जरूर होता है कि टीम आपके साथ होती है, पर कई जगह ऐसी होती है टीम होते हुए भी फ्रंट फेस आप होते हैं तो अकेले तो आपको ही फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि भाई अकेला लड़ना है मुझे, जी। पर नो डाउट मेरी टीम बहुत अच्छी है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने यानी कह सकते हो कि मैं आपने एज अ लीडरशिप भी निभाई है बहुत सी जी जगहों जी पे। जी जी। तो उस लीडरशिप से आपने क्या क्या सीखा? लीडरशिप में देखो मैंने कई तरह की सामाजिक धार्मिक हमारे टैक्स फील्ड के जो सेशन है उनमें और हमारे जो सामाजिक संगठन है उसमें धार्मिक कार्यक्रम है उसमें मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि मुझे अग्रणी भूमिका कई जगह मैं अध्यक्ष भी रहा, कई जगह मेरे को अग्रिम भूमिका में भी रखा गया। इसको अपन यूं माने कि जैसे टैक्स कंसल्टेंट में मैं डीटीसीए का प्रेसिडेंट रहा, तो डीटीसीए प्रेसिडेंट के रहते मुझे ये महसूस जरूर हुआ कि सारे प्रोफेशनल हैं, सारे बुद्धिमान लोग हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं और उनके बीच में अगर आप लीड करना चाहते हो तो अब में कुछ न कुछ तो बदलाव जरूरी होना चाहिए। तो मुझे वहाँ बहुत सीखने को मिला। उसके बाद कई सारे धार्मिक आयोजन वगैरह हुए जहाँ मैंने काम किया, तो सीखने बहुत मिलता है लीडरशिप से। सबसे बड़ा हर कार्यक्रम में एक चीज मूल मंत्र ये मानता हूं मैं लीडरशिप के लिए कि आपको सबका सुनना होता है और सबको साथ लेके चलना होता है। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेट वर्क है और मैं ऐसा मानता हूं कि शुरुआत में कहीं एक दो जगह मुझे फेल भी हुआ इस मामले में, पर फिर मैंने इस चीज को समझा और अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबको साथ में लेके चलूं। अभी मार्केट में एआई बहुत बढ़ रहा है, आगे बहुत है, क्योंकि वो भी अभी कह सकते हैं कि बच्चा है, अभी यूं कह सकते हैं। तो कहीं नहीं चार्टर अकाउंट के लिए ये कुछ सेफ है कुछ हद तक? देखो सर, एआई खाली अपन आप क्योंकि मेरा प्रोफेशन वो है टैक्स कंसल्टेंट का इसलिए आप पूछ रहे हैं, बाकी एआई हर फील्ड में घुस चुका है, तो एआई से टैक्स फील्ड कैसे अछूता रह सकता है। तो आने वाला जो एआई का टाइम है निश्चित तौर के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे। हाँ, नए सीए के लिए चैलेंज तो नहीं कह सकते पर एक अपॉर्चुनिटी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके हिसाब से उसको ढलना पड़ेगा। पहले जो केवल उसका डाटा एंट्री का काम था तो वो अब डाटा इंटरप्रेटर हो जाएगा। पहले टैक्स केवल लोग फाइलिंग करते थे, अब टैक्स प्लानिंग के हिसाब से उस ढंग से, क्योंकि एआई का पूरा जमाना है कि सारी चीजें एडवांस रहेगी। अभी इनकम टैक्स में जैसे हमारे 26 एआईएस टीआईएस इनकम टैक्स आपको बता रहा है कि आपके फला अकाउंट से इतना इंटरेस्ट है जी। एआई का जमाना और इससे ज्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाला टाइम प्री फाइल रिटर्न का भी हो सकता है जी जी। तो आपको देखना है तो एक रोल चेंज हो जाएगा सर, सीए का बहुत चैलेंजिंग रोल हो जाएगा। हाँ, ये है कि सीए की उपयोगिता कभी कम नहीं होगी, जब तक कानून है तब तक सीए रहेगा ही रहेगा सर। बच्चे आज की डेट में फाइनेंशियल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहोगे? जैसे कि कुछ बच्चे टैली सीख रहे हैं आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई राय आपकी रहेगी तो? जरूर जरूर जरूर, ये बहुत अच्छी चीज है। अपने इस एरिया में कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कम है सर जी, और आप वंडर करेंगे कॉमर्स की कोई एक अच्छी रेगुलर कॉलेज भी नहीं है जी। जो है वो कोएड है, सबके साथ हैं, बीए बीएससी बीकॉम। कॉमर्स की शायद एक आध कॉलेज ही है जिसकी सागवाड़ा में मान्यता है और वहां पे भी बहुत सिलेक्टेड बच्चे हैं। क्या पता क्या है कॉमर्स में क्यों रुझान नहीं है, पर आने वाला कॉमर्स का टाइम बहुत अच्छा है और सीखनी चाहिए। जो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स लिए तो सीए बनेगा तो ही कमाएगा। आपका अकाउंटिंग में जॉब वर्क में है, आप कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी यूनिट में, किसी बिजनेसमैन सेंटर के वहाँ जो बैंकिंग ट्रांजिशन है, ये है वो सारे वहाँ का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको संभालने के लिए उसको वहाँ के एडमिन के बतौर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं फाइनेंस का स्कोप। जो लोग केवल और केवल एजुकेशन फील्ड में अपन यूं कहें कि लोग अपने एरिया में ज्यादातर शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या कोई क्लरिकल जॉब में जाना चाहते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जाना चाहते हैं, पर ये भी एक अच्छा फील्ड है जिसको आप कर सकते हैं। और आजकल वापस आपने कहा टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, एआई का जमाना आ गया, तो आप ऐसा नहीं है यहाँ बैठ के अपने आउट ऑफ कंट्री या विद इन कंट्री भी कई सारे अकाउंट्स मिलते हैं, वो अकाउंट्स घर बैठे करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में कोई बच्चा यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसके लिए उसके पास क्या स्किल होनी चाहिए? देखो सर, स्किल्स तो जनरली क्योंकि हमारा फील्ड कॉमर्स का है तो हम लोग प्रिफर करते हैं, हालांकि आर्ट साइड के भी बच्चे हैं हमारे, क्योंकि शुरू में नहीं मिलते थे तो वो आज डेवलप हो गए और वो कर रहे हैं काम। पर बेसिकली कॉमर्स फील्ड का बच्चा हो तो हम प्रिफर करते हैं क्योंकि सारा काम उसी से रिलेटेड है और वो टेली वेली जानता है तो ज्यादा बढ़िया है।
और न सिर्फ मेरे वहाँ, वो टैली अगर जानता है, अकाउंट्स के कंसेप्ट जानता है, बेसिक अकाउंटिंग जानता है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीजें करे, तो थोड़ा सा लॉ का नॉलेज रख ले तो एक अच्छी हैंड्स ऑन सैलरी किसी के वहां ले सकते आपको कभी सर नायक मूवी की तरह, अनिल कपूर की तरह आपको भी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर बनने का मौका मिला, तो आप सबसे पहले क्या चेंजेस लाओगे? हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। देखो ऐसा असंभव है, पर अगर ये काल्पनिक क्वेश्चन है, इसका जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मैं दूंगा जरूर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा आपका। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनता हूँ सर, तो मैं तो सबसे पहला तो काम ये करूंगा कि एक्चुअल में सर अभी बेसिक जो लेवल है अपना एजुकेशन का, आप देखेंगे कि 10th के बाद 11th में जाके बच्चा कॉमर्स में जब आता है, तब उसको डेबिट क्रेडिट पता चलता है, और टैक्सेशन क्या है, और इंडिया में टैक्सेशन, और इंडिया की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, या इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्या करना चाहिए। वो बेसिक एजुकेशन शुरू से नहीं है, बहुत लेट दी जाती है। जी तो मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को जरूर कहूंगा कि भाई तू इसको व्यापक बना, समझा कि बच्चा भी समझना शुरू कर दे कि मेरे देश के लिए क्या जरूरी है, मेरे देश के लिए टैक्स सिस्टम क्यों जरूरी है, मेरे देश के लिए फाइनेंस का क्या महत्व है। भले उसका सरल हो, बहुत ज्यादा हैवी बर्डन उस पर नहीं आ जावे, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर वो। और दूसरा काम जो हर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और सब चाहते हैं, कई सारे टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो अभी भी अवेटेड हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स का जितना सरलीकरण होगा, टैक्स जितना कम होगा, और जो मैं कह रहा हूँ 7-8% लोग हैं, वो अगर 15-20% पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और 15-20% पहुंच जाने के लिए टैक्स रेट कम करनी पड़ेगी, और जो इसका स्कोप है उसको वाइड करना पड़ेगा। जी सही। आप उसको प्रमोट करेंगे कि भाई आपको 15 लाख तक टैक्स नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे दूं, या 20 लाख तक टैक्स नहीं है, मेरी सोच है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल में हूं, तब क्या हर्डल है वो बात की बात है, पर आज तो मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ। तो अगर 15 लाख में व्हाइट में मेरे को जीरो टैक्स लग रहा है, और मेरी 20 लाख पे मेरे को 50,000 चुकाना है, हाँ। तो मेरे 20 लाख व्हाइट हो गए, तो मैं व्हाइट में सब चीजें खरीदूंगा, जी मैं व्हाइट में लैंड लूंगा, हाँ मैं व्हाइट में और खर्चे, तो दूसरी रेवेन्यू तो बढ़ेगी। तो टैक्स का स्कोप जो है मेरे हिसाब से वाइडन करने की कोशिश करेंगे, और टैक्स को सरलीकरण की कोशिश करूंगा। तो सर आपके पास अगर जीरो पैसा होता तो आप कौन सा बिजनेस करते पहले? जीरो पैसे से वैसे तो बिजनेस तो स्टार्ट होता नहीं है, पर अब जमाना चेंज हो गया, पहले तो नहीं होता था। आजकल तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, उन जी। पे कई लोगों ने अपने ऐप बनाए हैं, जी उसमें डील करते हैं। ऐप के लिए बहुत नॉमिनल पैसे लगते हैं, ऐप पे ही सारा ग्रोसरी बेचते हैं, ये बेचते हैं। तो अब ज्यादा स्कोप खुल गए हैं जीरो पैसे में। जब मेरी एज में था तब तो जीरो पैसे में कुछ नहीं होता था, पर अब बहुत ज्यादा स्कोप है। तो फिर कहूंगा वही एआई और टेक्नोलॉजी, और उनकी मदद से आप जरूर भी जीरो पैसों से अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण देश में हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, जिन्होंने अपना जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट। लास्ट सर हमारा आपसे यही क्वेश्चन है, आपकी फिटनेस का राज क्या सर? अरे सर क्या बात कर दी। फिटनेस का राज तो थैंक यू एक तो कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिटनेस का राज तो मैं यूं नहीं कहूंगा, हाँ, पर ये है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं जितना ज्यादा मस्त रहूं, टेंशन और चिंताओं को थोड़ा सा दूर भगाता हूँ। ये जरूर है कि साल में 5-6 महीने मेडिटेशन करता हूँ, कभी कभार 2-3 महीने वॉक का भी चांस, मेडिटेशन तो नहीं कहूंगा, योगा करता हूँ। और जितना टाइम मिले, जब भी मिले, जब हमारा ये पिक टाइम नहीं होता, तब शरीर के पीछे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। और मस्त रहना सबसे बढ़िया है, खान पान का तो खैर ध्यान रखना ही पड़ेगा। इतनी बिजी लाइफ में सर आप फैमिली को कैसे मेंटेन करते हैं, यानी बैलेंस बनाना काम के साथ? ये मुझे कई लोग कहते हैं, फैमिली और सोशल लाइफ और बिजनेस को कैसे मेंटेन करना। एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट हूँ तो एमबीए। तो एमबीए में हम एक सेंटेंस, हमें हमारे एक जो ट्यूटर थे वो बताते थे कि एमबीए जो है वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो अब जैक ऑफ ऑल में तो मैं हर जगह जैक की तरह लग तो जाता हूँ, मास्टर तो किसी फील्ड में नहीं हूँ। मैं नहीं कह सकता कि मैं, क्योंकि जिस दिन आदमी मास्टर हो जाता है उस दिन खत्म हो जाता है। लर्निंग एक प्रोसेस है, सीखते रहते हैं। हाँ, पर ये जरूर है कि मैं टाइम मैनेजमेंट की ओर ध्यान देता हूँ, जितना जहाँ समय जो देना है मैं कोशिश करता हूँ। और जो कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे जो सोने के 7-8 घंटे हैं, उसके अलावा जो भी 15-16 घंटे 14 घंटे बचते हैं, उसको मैं अच्छे ढंग से मैनेज करूँ, उसमें एक्टिव रहूँ, और परमात्मा की कृपा है तो कर पाता हूँ। सर यूथ के लिए अगर एक मैसेज आप दो कि सेविंग का पूरा रेशियो क्या होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में युवा ही सबसे ज्यादा भटका हुआ है कि सेविंग कैसे करनी चाहिए। क्योंकि पहले लोग थे वो गोल्ड खरीद लेते थे या प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, लेकिन अभी युवा क्या कर रहा है, एक सैलरी पे डिपेंड है, तो वो प्रॉपर चीजें खरीद नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो सिटियों में तो एसआईपी कर देते हैं या फिर वो फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर गाँव में युवा है उनको आज की डेट में एसआईपी के बारे में पता ही नहीं है।
क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो क्या वास्तव में सर एसआईपी में पैसा डूबता है? नहीं, एसआईपी में नहीं डूबता है। मैं देखो 2-3 चीज़ें हैं, चाहे वो गाँव का हो, शहर का कोई भी युवा हो, सबसे बड़ा फैक्टर है उसकी अर्निंग क्या है। दूसरा फैक्टर ये है कि उसको मैंने आपको बीच में एक क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि अपन लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, बजटिंग नहीं करते हैं। जी, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को डेस्कटॉप पे मिल जाती हैं, नेट पे मिल जाती हैं। उनसे या आपको कोई जानकार आदमी हो उससे व्यावहारिक आप जानकारी लीजिए। पहले तो आप बजटिंग करिए कि भाई मेरी इनकम है, उसमें मेरे लाइवलीहुड के लिए इतना पैसा चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए इतना पैसा चाहिए और मेरे फैमिली के लिए इतना पैसा चाहिए। वो प्लानिंग का एक बहुत बड़ा अभाव है, तो उसको प्लानिंग को करना होगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर प्लानिंग के साथ-साथ 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं मेरे खुद के लिए और मेरी फैमिली के लिए। अब मैं मेरे खुद के लिए सोचूं तो वो है तो आफ्टर ऑल फैमिली के लिए ही, जी, पर ऐसा अगर मैं यंग एज में हूं, मैं एक छोटी सी एसआईपी 1000 या 1500 की 12,000 की करता हूं, तो उसको इंस्टेंट जैसे मैंने आज एसआईपी की और मैं 3 महीने बाद देखूं यार लॉस में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 साल बाद देखूं लॉस में, तो घबराने की जरूरत नहीं। मार्केट है, अगर आपका फंड अच्छा है, फंड का सिलेक्शन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और कभी कोई ऐसा गलत फंड मिल भी गया तो लॉस तो कभी नहीं होगा, मैं गारंटी करता हूँ। गारंटी इस नाते करता हूँ वो लॉन्ग टर्म हो तो। जी, जी, अगर आप 10 साल 15 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो एसआईपी वगैरह वगैरह जरूर करें। सेकंड जो प्लानिंग फैमिली के लिए होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि टर्म इंश्योरेंस अपने यहाँ टैक्स प्लानिंग के ढंग से देखा जाता है। जी, टर्म इंश्योरेंस में होता है क्या कि छोटी प्रीमियम पे बड़ी रिस्क कवर होती है। जी, तो टर्म इंश्योरेंस फैमिली के लिए लेना चाहिए, क्योंकि अकस्मात कब किसके साथ क्या हो जाए, आजकल यंग लोगों के साथ भी होता है, तो जी, फैमिली बाद में वो हो जाती है। और आपकी एक टर्म इंश्योरेंस आजकल 75 की एज तक मिलते हैं, जी, और जितना जल्दी लेते हैं उतनी प्रीमियम सस्ती होती है। मान लो 1 करोड़ का अगर किसी को टर्म इंश्योरेंस यंग एज में 25-26 साल में लेना है, तो हो सकता है 20-25 हजार में मिल रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंपिटेटिव मार्केट है, तो प्लस माइनस हो सकता है। और वही 1 करोड़ का मैं 45 की एज में लेना चाहूंगा तो मुझे 1 लाख प्रीमियम चाहिए। वही मैं 55 की एज में लूंगा तो 1.5 लाख प्रीमियम आएगी। अगर मैं छोटी प्रीमियम भर के बड़े स्कोप के लिए और बड़े मेरे फ्यूचर सिक्योर के लिए लेता हूं, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए जरूर जाना चाहिए। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कोई हेल्थ के इश्यू आ गए तो पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है सर। जी, जी, सही। कि बड़ा खर्चा आ गया, 10 लाख 15 लाख आ गया, तो हेल्थ इंश्योरेंस को लोग यूं मानते हैं कि यार क्यों भरना पड़ता है, पर हो सकता है आपने 10 साल भरा और उसका काम 11वें साल पड़ा, जी, तो सारा पैसा वसूल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, क्योंकि उन चीजों को अपन नजरअंदाज करते हैं। और ये इतना बड़ा काम नहीं है, छोटी इनकम वाला भी इसको कर सकता है। तो जी, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से। तो मैं यूथ को तो यही कहना चाहूंगा कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें अपने फंड का, कोई जल्दबाजी नहीं करें निवेश में। अगर आपका पैसा आपके बैंक खाते में पड़ा है, आप 3 महीने बाद भी करोगे तो 3 महीने बाद सोच के करना। जी, कभी कभी क्या शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट में, यार 12 महीने से पैसा पड़ा है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया, अब इसको एफडी डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप डाल दीजिए, पर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो आप बिल्कुल कूल रहिए। आप उसका बजटिंग करिए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करिए, फिर निवेश करिए। सर मुझे आज के समय में अगर मुझे कार खरीदनी हो, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए तभी मुझे कार खरीदनी चाहिए? तो आप डिपेंड करता है फिर वही कि आप कार कितने की लेना चाह रहे हैं। अप्रोक्स से मान के चलो, आज के डेट में सिमिलर करें तो 14-15 लाख तो कॉमन आदमी ले लेता है। तो मेरी इनकम कितनी हो, तभी मैं ये मेंटेन कर पाऊँगा ये सारी चीज़ें? देखो, आपकी इनकम के साथ साथ मैं इसमें एक वर्ड और जोड़ना चाहूंगा कि आपके खर्चे दूसरे कितने हैं। हुँ, तो वापस बात आ जाती है सेविंग पे। अगर आपका ये, पहले तो ये है कि मैं ऐसा मानता हूं कि कार नीड हो तभी लो। जी, आप अर्ली यंग एज में हैं और आप केवल उसको शौक के लिए या उसके लिए ले रहे हैं, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, हर आदमी नीड के लिए लेता है। पर कुछ लोग जो ऐसा होते हैं तो उनको तो मैं 100% कहूंगा नहीं लेनी चाहिए। नीड नहीं है तो आपकी इनकम कितनी भी उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपकी नीड है, उस बात पे आता हूँ, आपकी जरूरत है, आपकी फैमिली की जरूरत है, 100% लेनी है। जी, कोई चीज कंप्रोमाइज करके भी लेनी हो तो लेनी चाहिए, अगर नीड है तो। ओके, अब नीड कैसे डिसाइड होगी, वो आफ्टर ऑल उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि आपकी सेविंग कितनी है। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि मैं 15 लाख की कार ले रहा हूँ, मेरे पास 4 या 5 लाख मेरा ऑन है और मैं 10 लाख का लोन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। जी, अब 10 लाख पे अगर मान लो मैं 5 साल या 7 साल का अपन इंस्टॉलमेंट माने, जी, 15-20 हजार, 15 से लेके 20 हजार तक वेरी करेगी, ये इतनी इंस्टॉलमेंट आ रही है। अगर मेरी अर्निंग ऐसी है कि मैं उसको कर सकता हूँ, उसका कैलकुलेशन मेरे हिसाब से मोटा मोटा, हर एक का अपना अपना व्यू, पर मेरा व्यू ऐसा है कि अगर जैसे आप 100 रुपया कमा रहे हैं, जी, तो आप मैक्सिमम 50 रुपए ही खर्च करें। उसमें ये कार की किस्त है, फैमिली सब आ गया। ओके, अगर आप
का इनकम ग्रुप जो है 25,000 तक का या 40,000 या 50,000 तक का इनकम ग्रुप है तो 50% तक। ओके। अगर आपका इनकम ग्रुप बहुत है कि मंथली आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं तो आप 60% तक जाए, जी 40% आप सेविंग में लगाएं, जी क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्मूला है कि उससे आपको जो कभी जीवन अनिश्चित है तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गई, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए जरूर आपको सेव करना चाहिए। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, SIP, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उनका प्लानिंग करना चाहिए। आज की डेट में सर जितने भी कर्मचारी है गवर्नमेंट, वो हर जगह प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ पे जितना, यानी कहीं से भी वो इन्वेस्टमेंट करके कुछ भी CR में लेते हैं या लाखों में लेते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए सही है या क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो सर देखो ऐसा है कि प्रॉपर्टी ऐसी है कि अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। अपने को लगता है कि नहीं, मैं यहाँ ले रहा हूँ, आने वाले 5 साल में इस सिटी का एरिया यहाँ तक बढ़ जाएगा और इसकी वैल्यू ये बढ़ जाएगी। हालांकि प्रॉपर्टी का भी जो मेरा अनुभव कहता है, अगर रिटर्न देखें अपन तो एनुअल 12-13% से ज्यादा प्रॉपर्टी में बहुत, जहाँ वापस वही बात कि कहाँ किसी की लॉटरी खुल जाए तो बात अलग है, पर 12-13% अगर कोई भी देखेगा, इन्वेस्ट करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी ऐसे सौदे आ जाते हैं कि भाई सिटी का यहाँ विस्तार निकलने वाला है, यहाँ हाईवे निकलने वाला है, या यहाँ कोई नया गवर्नमेंट का बड़ा प्लान आ रहा है, या कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री आ रही है, रेलवे आ रही है, बहुत सारी है इसमें चीजें। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर यह है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सारी अपॉर्चुनिटीज देख के, क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा वहां लगेगा, अगर फंस गया, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी है कि ओवरनाइट सेल नहीं कर सकते आप उसको। प्रॉपर्टी के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी ऐसी चीज है कि जो मेरा अनुभव कहता है कि वो लेते समय हमेशा महंगी लगती है और बेचते समय हमेशा सस्ती लगती है कि यार सस्ते में दे दी। पर है प्रॉपर्टी का डिसीजन जो है, जिनके पास पैसा है, फंड है, वाइज डिसीजन है, कर सकते हैं, जा सकते हैं, 12-13% रिटर्न उसमें बैठता है। जी सर, लास्ट आपकी तरफ से कोई मैसेज हो सबके लिए? सबके लिए मैसेज तो खैर, मैं वागड़ वासी होने के नाते वैसे पहले तो वागड़ को ही मैसेज देना चाहूँगा, फिर ओवरऑल जनरल मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभालें, जी बहुत अच्छे से प्लान करें, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करें। और जहाँ तक टैक्सेशन मेरा फील्ड है, उससे रिलेटेड ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टैक्स चोरी संभव नहीं है जी और सर। करनी भी नहीं चाहिए। आप टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग करिए, अपने इनकम की प्रॉपर प्लानिंग करिए और उसको टैक्स को बचाएं। और जहां टैक्स अपना देने की लायबिलिटी बनती है या देने की अपनी जिम्मेदारी बनती है, ईमानदारी से टैक्स पे करें और नेशन को हमारे समृद्ध बनाएं। दोस्तों, आज हमने ललित जी सर से बात करी, यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट के बारे में बात करी। एज ए एडवोकेट उन्होंने हमें बहुत सी सलाहें भी दी, और मैं भी चाहता हूँ कि आपके किसी भी पर्सनल रिव्यू के कारण अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सागवाड़ा में उनका ऑफिस भी है, तो आप उनसे सलाह लीजिए। किसी भी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार आप उनकी सलाह लीजिए कि आप किस तरह से टैक्स पे करना चाहिए, आप टैक्स में कहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, आपको कितना ITR फाइल करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एडवाइस यहाँ से मिलेगी। तो किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट से पहले आप एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।